हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर देखो एसएससी जीडी, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम है जो कि आपका आने वाला है 2023 में। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं मैं उनको वहाँ पर कराता हूँ। और दोस्तों ये हमारा जीके और जीएस का 21 नंबर सेशन है। इससे पहले टॉप 20 सेशंस को मैं करा चुका हूँ। और दोस्तों इसमें टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस को समाहित किया जाता है और ये प्रतिदिन शाम को 7 बजे आपका सेशन स्टार्ट होता है। ये क्लास 21वीं है दोस्तों। यदि आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें वही चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जिनकी आने की प्रबल संभावना आगे के एग्जाम्स में रहती है। ये सेशन हमारे आगे तक चलते रहेंगे दोस्तों। यदि आप केवीएस, सुपर टेट और एनटीपीसी रेलवे, पुलिस, एसएससी, एसआई आदि एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों अंत तक बने रहें, स्किप ना करें। और इसमें 25 क्वेश्चन को समाहित किया गया है दोस्तों और 25 क्वेश्चंस को इस सेशन में फटाफट अंदाज में कवर कराया जाएगा। जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन से फैक्ट होंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से उनको भी कवर किया जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आता है फर्स्ट। ये कहता है दोस्तों, भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है दोस्तों। तो कौन सा भाग है जिसको उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी है संविधान के सभी अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है या आख्या प्रदान की गई है दोस्तों, ये आपको बताना है। और दोस्तों इसमें कमेंट करने का आपका तरीका यही है कि क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 लिखिए और उसके बाद दोस्तों अगर ए ऑप्शन सही है तो ए, बी ऑप्शन सही है तो बी, सी ऑप्शन सही है तो सी और डी ऑप्शन सही है तो डी। इस तरह से आप हमें कमेंट कर सकते हैं अपना आंसर। यदि आप कमेंट करते हो तो समझ लीजिए कि आप कुछ सीख रहे हो। और अगर कमेंट नहीं करना चाहते आप तो ये समझ लीजिए कि या तो आपको आता नहीं है, अगर आता है तो आप इतना घबराइए नहीं। अगर गलत भी कमेंट हो जाएगा तो यहाँ पर कोई पनिशमेंट नहीं है। अगर यहाँ कमेंट सही होगा तो समझ लीजिए कि एग्जाम में भी आपका कमेंट सही होगा, आपका जो क्वेश्चन होगा वह सही होगा। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को या संविधान के सभी अनुच्छेदों को दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है प्रस्तावना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। ये ऑप्शन इसमें ए एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं संविधान की। तो संविधान निर्माण होने में दोस्तों कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष लगे थे दोस्तों। 2 वर्ष 11 माह लगे थे, 11 माह और 18 दिन। 18 दिन दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन यह पूरा समय लगा था संविधान को निर्माण होने में। संविधान के अंदर जो अनुच्छेदों की संख्या है दोस्तों वह कितनी है, तो 395 अनुच्छेदों की संख्या थी। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। और वर्तमान में दोस्तों अभी संख्या है इनकी 400 प्लस है, यानी 400 से अधिक इसमें अनुच्छेद हो चुके हैं। दूसरा आपको बता दिया जाए दोस्तों कि इसमें 22 भाग थे। कितने भाग थे दोस्तों, 22 भाग थे। और इसमें अनुसूचियों की जो संख्या थी वो 8 थी। कितनी थी, 8। अनुसूची जो थी इसमें, अनुसूचियों की जो संख्या थी वह 8 थी। और ये लागू कब हुआ था दोस्तों, इसको अंगीकृत कब किया गया था, तो यह 26 नवंबर को 1949 में इसको लागू करवाया गया था या अंगीकृत किया गया था। बात करते हैं इनके स्थायी अध्यक्ष की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद जो थे, प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। और अगर इनके अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिन्हा इनके अस्थायी अध्यक्ष थे। तो कुल मिला के ये जो फैक्ट थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड थे, जो कि संविधान से रिलेटेड थे दोस्तों, ये आपके यहाँ पर क्लियर होते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे थे कि किसको आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है, आख्या प्रदान की गई है, तो वह प्रस्तावना को उस आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। और प्रस्तावना जो दोस्तों स्टार्ट होती है भारतीय संविधान की, वह किससे होती है, तो हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है। हम भारत के लोग। और हम भारत के लोग से इसलिए स्टार्ट होती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो राजतंत्र नहीं है भारत में, क्या है, राजतंत्र नहीं है दोस्तों, लोकतंत्र है। क्या है, लोकतंत्र।
तंत्र है। इसीलिए इसको हम भारत के लोग यहाँ पर सम्मिलित किया गया है कि जनता अपना नेता चुनती है, न कि राजा का यहाँ पर शासन चलता हो। तो इसमें ऑप्शन ए एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मौलिक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का? ऑप्शन ए है भारत में सिंचाई सुविधाओं का विकास। ऑप्शन बी भारत में सिंचाई के साधनों की गुणवत्ता का विकास। ऑप्शन सी भारत में सिंचाई के साधनों में कुआं और नलकूपों की उपयोगिता में वृद्धि। ऑप्शन डी दे रखा है भारत में सिंचाई के साधनों की क्षमता और उनके सदुपयोग के लिए अंतर को न्यूनतम करना। तो दोस्तों यहाँ पर कमान क्षेत्र की बात की गई है, तो कमान क्षेत्र क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शन के कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मौलिक उद्देश्य क्या है, आपको फटाफट से बताना है। ऑप्शन ए है, या ऑप्शन बी है, या ऑप्शन सी है, या ऑप्शन डी है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 में से एक आपका आंसर सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, भारत में सिंचाई के साधनों की क्षमता और उनके सदुपयोग में के मध्य अंतर को न्यूनतम करना है। यानी कि क्षमता और उनके सदुपयोग के अंतर जो है, क्षमता और सदुपयोग का जो अंतर है सिंचाई के साधनों का, उसको न्यूनतम करना ही कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मौलिक उद्देश्य है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग था दोस्तों, वह किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए है 1950 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी है 1952, ऑप्शन डी 1953 में। तो राज्य पुनर्गठन कब किया गया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राज्य पुनर्गठन की बात की गई है, और राज्य पुनर्गठन कब हुआ था? पुनर्गठन से आपको याद आता है कि राज्य पुनर्गठन जो था वह किस आधार पर हुआ था? तो भाषाई आधार पर दोस्तों क्या हुआ था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। भाषाई आधार पर राज्यों का क्या हुआ था? पुनर्गठन हुआ था। सबसे पहला जो गठित राज्य था वह आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश सबसे पहला गठित राज्य था भाषाई आधार पर। आपको पूछ लिया जाता है कि कौन सा राज्य सबसे पहले गठित हुआ था भाषाई आधार पर, तो आंध्र प्रदेश 1953 में गठित हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1953 में गठित हुआ था आंध्र प्रदेश। और राज्यों का जो गठन हुआ था भाषाई आधार पर वह 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। 56 में जब गठन हुआ था, उसके बाद राज्य स्टेट कितने थे? तो 14 स्टेट थे। और यूटी कितने थे? तो यूटी 6 यूटी थे। और वर्तमान में अगर इनकी बात की जाए तो स्टेट कितने हैं? 28, और यूटी कितने हैं? 8। ये आपको याद रखना है। पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश था, और भाषाई आधार पर इनका गठन हुआ था, 1956 में हुआ था। 1956 में गठन होने के बाद में जो स्टेट थे 14 थे, और फिलहाल में जो स्टेट है वो 28 हैं, और यूटी जो थे वो 6 थे, और फिलहाल में यूटी आपके 8 हैं। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको बता दें कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1953, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि 1953 में भाषाई आधार पर पहला गठित राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? तो 1953 में गठित किया गया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शंस हैं गुरु नानक को, ऑप्शन बी अर्जुन देव को, ऑप्शन सी तेग बहादुर, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह को। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए हमें फटाफट से। तो सिख जो धर्म है वह सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ये आप बता सकते हैं। तो सिख धर्म सबसे ज़्यादा पंजाब में है। पंजाब में सिखों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको बता दें कि सिख धर्म का जो संस्थापक थे वह कौन थे? तो अर्जुन देव थे, या तेग बहादुर थे, या गुरु गोविंद सिंह थे, या गुरु नानक थे? तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर है गुरु नानक थे। गुरु नानक थे सिख धर्म के संस्थापक, ये आपको याद होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं नानक साहब के बारे में कि नानक जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों उनका जो जन्म हुआ था गुरु नानक का, वह तलवंडी में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? तलवंडी में।
तलवंडी में हुआ था। और तलवंडी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, फिलहाल में पाकिस्तान में है तलवंडी। और बात करते हैं यहाँ पर तेग बहादुर की। तो तेग बहादुर की जो हत्या करवाई थी वह औरंगजेब ने करवाई थी। किसने करवाई थी? औरंगजेब ने करवा दी थी तेग बहादुर की हत्या। और गुरु गोविंद सिंह की अगर बात की जाती है तो यह खालसा पंथ से संबंधित थे। खालसा पंथ से संबंधित थे। खालसा पंथ से संबंधित थे। और इनकी अगर और बात की जाए तो यह गुरुओं में 10वें नंबर के गुरु थे दोस्तों। कौन थे? 10वें नंबर के गुरु थे। एक बात आपको और बता दी जाए कि फिलहाल में वीर बाल दिवस मनाया गया है। वीर बाल दिवस जो है, गुरु गोविंद सिंह के जो 4 पुत्र थे उनको अंग्रेजी सेना ने, उनकी उम्र जो थी वह बहुत कम थी और उन्हें अदम्य साहस के साथ में अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो उनकी ही स्मृति में वीर बाल दिवस को मनाया गया है। और गुरु गोविंद सिंह की जो जयंती होती है वह 29 दिसंबर को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 29 दिसंबर को। कब मनाई जाती है? 29 दिसंबर को, जो कि आज का आपका दिन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, गणतंत्र होता है तो गणतंत्र क्या होता है आपको बताना है। गणतंत्र होता है, ऑप्शन ए है केवल एक लोकतंत्र तांत्रिक राज्य, ऑप्शन बी है अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, ऑप्शन सी है संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, ऑप्शन डी है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो उसको क्या कहा जाता है? गणतंत्र कहा जाता है। तो दोस्तों किस इसमें ऑप्शन दिए हैं, किस ऑप्शन के हिसाब से आपको ये गणतंत्र मिलता है वह आपको बताना है। कौन सा है? गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य हो, या अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य हो, या संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य हो, या राज्य जहां पर वंशानुगत रूप से शासन न हो या अध्यक्ष न हो। फटाफट से इसका आप आंसर कमेंट कर दीजिए, बाकी मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर बात की गई है गणतंत्र की। तो देखिए भारत क्या है दोस्तों? भारत गणतंत्र है। क्या है? गणतंत्र है। क्या है? गणतंत्र भारत है। अब भारत गणतंत्र है, इसका मतलब ये हो गया कि भारत में कोई राजा का शासन नहीं रहता है। वहाँ पर जो नेता होता है, जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, उनका चुनाव होता है दोस्तों। क्या होता है? चुनाव होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य जहां पर वंशानुगत शासन न हो उसको क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी का शासन एक बार है तो वह आता रहेगा। यहाँ के जो राजा होता है वह प्रजा की मुट्ठी में होता है, वो जब चाहे जिसको राजा बना सकती है। वह स्वतंत्र होता है अपने राजा को चुनने के लिए। जैसे कि एमएलए एमएलसी जो भी होते हैं उन सभी के यहाँ पे वोट पड़ते हैं। तो उससे आपको समझ में आना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है राज्यसभा के संदर्भ में। छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, क्वेश्चन बड़ा ज़्यादा है, आ नहीं रहा है डिस्प्ले पे। हाँ, तो बताइए दोस्तों कि राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा निम्नलिखित में से कथन सही है। ऑप्शन ए है इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ऑप्शन बी है इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ले लेते हैं। ऑप्शन सी है इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। ऑप्शन डी है इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। तो राज्यसभा के बारे में आपको मैंने काफ़ी बार बता चुका हूँ, काफ़ी सेशंस में मैं आपको बताता हूँ। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको जाकर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों। तो यहाँ पर बात की गई है राज्यसभा की, लेकिन यहाँ पे भी मैं बताने वाला हूँ कि राज्यसभा होता क्या है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है दोस्तों। क्या होता है? स्थायी सदन होता है। क्या होता है दोस्तों? स्थायी सदन। आपकी जो संसद बनती है उसमें एक राज्यसभा, दूसरी होती है आपकी लोकसभा, और तीसरी जो होती है वह होता है राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर आपकी भारत की जो संसद है वह बनती है। अब यहाँ पर बात की गई है राज्यसभा की। तो राज्यसभा में जो कुल प्रतिनिधि होते हैं वह 245 होते हैं, जिसमें से दोस्तों क्या होता है कि 223
33 आपके जो होते हैं वो चुनकर जाते हैं और प्रत्येक स्टेट से या यूटी से सभी से मिलकर चुनकर जाते हैं 233 और इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं। आगे आते हैं, इसका कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है। क्या होता है कार्यकाल? 6 वर्ष का होता है और इसके जो वर्तमान में सभापति हैं, सभापति वर्तमान में जो सभापति हैं वह जगदीप धनखड़ हैं। कौन है? जगदीप धनखड़। धनखड़ कौन है ये बताएंगे आप? तो धनखड़ हैं हमारे उपराष्ट्रपति। कौन है दोस्तों? उपराष्ट्रपति हैं ये जगदीप धनखड़। अब दोस्तों इसके लिए जो न्यूनतम आयु होती है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए वह 35 वर्ष होती है दोस्तों। कितनी होती है? 35 वर्ष इसकी आयु होती है कम से कम। और सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिधित्व करते हैं वह यूपी से करते हैं दोस्तों। कितने प्रतिनिधि जाते हैं? तो 31 प्रतिनिधि यूपी से जाते हैं। लोकसभा की अगर बात की जाए तो उसमें 80 प्रतिनिधि यूपी से जाते हैं। एक क्वेश्चन पे ज़्यादा कुछ कंटेंट हो जाएगा, इसी वजह से अगर कोई आगे क्वेश्चन आता है तो उस पर बात कर लेंगे बाकी के। और दोस्तों इसका जो एक और बात बताना था कि 6 वर्ष के कार्यकाल में इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके 1/3 सदस्य यानी 1/3 जो इसके सदस्य होते हैं, 245 का 1/3 आप करिए तो इतने सदस्य इसके प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। कितने? प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जाता है? आपको बताना है कहाँ प्रस्तावित किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति को, यहाँ बात की गई है उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प। पदच्युत करना मतलब होता है दोस्तों कि उसे पद से हटाने का, ठीक है, यानी कि पद से हटाने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी है संसद के किसी भी सदन में, ऑप्शन सी है संसद की संयुक्त बैठक में और ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में। यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 में से आपका एक ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और सभी का एक बार फिर से स्वागत है जो भी सेशन में इन्वॉल्व हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का स्वागत है। इन्होंने लाइक कर दिया है उनके लिए भी धन्यवाद और जो लाइक नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद। तो यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प किस में दे रखा है दोस्तों? अब उपराष्ट्रपति दोस्तों वर्तमान में कौन है मैं आपको बता चुका हूँ, तो जगदीप धनखड़ हैं, सॉरी हाँ जगदीप धनखड़ हैं उपराष्ट्रपति, धनखड़, ठीक है दोस्तों। और दूसरा आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के कौन होते हैं? सभापति भी होते हैं। कौन होते हैं? सभापति। कौन दोस्तों? राज्यसभा के जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वही हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। और उनका जो हटाने की प्रक्रिया है, उनको जो कहाँ प्रस्ताव लाया जाता है तो वो केवल राज्यसभा में लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? राज्यसभा में। इसके लिए संसद के संयुक्त बैठक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर प्रस्ताव केवल राज्यसभा में आ चुका है कि सभापति यानी कि राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो वह हटाए जा सकते हैं, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा आता है यहाँ पर लोकसभा। अगर लोकसभा की बात करते हैं तो इसमें लोकसभा में भारत में कितने प्रतिनिधि होते हैं? तो 545 प्रतिनिधि वर्तमान में इसमें होते हैं, जिसमें 543 प्रतिनिधि जो होते हैं वह चुनकर जाते हैं और 2 प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं, ये आपको याद रखना है। और दूसरा ये क्वेश्चन बनता है कि संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संसद की जो संयुक्त बैठक होती है उसको राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं संसद की संयुक्त बैठक को। जब बुलाते हैं जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी विषय को लेकर मतभेद होता है तो वह संसद का संयुक्त सदन बुलाने का उनको अधिकार होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, कश्मीर के किस शासक को कश्मीर बड़शाह या महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? कौन सा शासक था कश्मीर का जिसको बड़शाह के नाम से जाना जाता था, उसको अब भी
याद किया जाता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जैनुल आबदीन, ऑप्शन बी सुल्तान सिकंदर बुत्सिकन, ऑप्शन सी है सुल्तान सिहाबुद्दीन, ऑप्शन डी है सुल्तान कुतुबुद्दीन। 4 ऑप्शन है, फटाफट से आप अपना आंसर कमेंट करिए। देखिए, कश्मीर की बात की गई है। कश्मीर में अब जो है आपको बता दिया जाए कि जम्मू और कश्मीर में 370 जो लगी हुई थी उसको हटा दिया गया है, और जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है उनको दोनों को 2 यूटी बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और 35A और 370 काफ़ी विवादों में थी और उसको अब ख़त्म कर दिया गया है। तो इसको अब पूर्ण रूप से भारतीय साम्राज्य में मिला लिया गया है और वह अधिकार क्षेत्र में भारत के में पूरी तरह से है। तो यहाँ पर बात की गई है कश्मीर के कौन सा शासक था जिसको बड़शाह के नाम से याद किया जाता था? तो दोस्तों वह है जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन को बड़शाह के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, यदि मेरा सेशन आपने देखा है तो आप इसके बारे में बता सकते हैं, और डिटेल में भी मैं उसमें करा चुका हूँ। तो यहाँ पर बात की गई है कश्मीर के शासक की, जैसे बड़शाह यानी महान सुल्तान कौन था? तो जैनुल आबदीन कश्मीर का महान सुल्तान था। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो बहावी आंदोलन जो है उसका जो मुख्य केंद्र था वह कहाँ था? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मुंबई। 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से फटाफट आप आंसर कमेंट कीजिए अपना। बहावी जो आंदोलन था उसका मुख्य केंद्र कहाँ था, ये आपको बताना है। तो बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वह पटना था। कहाँ पर था? पटना था। और बहावी आंदोलन का जो स्टार्ट हुआ था तो यह कब से चला था? तो 1828 से यह चला था। कब से? 1828 से लेकर 1888 तक यह चला था दोस्तों। कब तक चला था? 28 से लेकर 88 तक, लगभग ये 60 वर्ष तक आपका चला था। और ये इसकी जो बहावी जो आंदोलन है इसका ये इसको चलाने का श्रेय किसको जाता है? तो बिन मोहम्मद बिन अब्दुल अब्दुल मोहम्मद बिन अब्दुल बहाव बहाव को, मोहम्मद बिन अब्दुल बहाव को इसका श्रेय जाता है दोस्तों। तो ये बहावी आंदोलन इन्हीं के नाम पर के बहाव ये है, और बहावी आंदोलन इसको बनाया गया। तो इसका जो मुख्य केंद्र था वह पटना था। ये आपको याद रखना है। 1828 से 1888 तक ये चला। मोहम्मद बिन अब्दुल बहाव के द्वारा इसको चलाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता किसमें होती है? मूल अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। फटाफट से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए कि कौन ऐसा है जो कि अपने मूल अधिकारों का निलंबन कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है क्या? संसद कर सकती है, या प्रधानमंत्री कर सकता है, या राष्ट्रपति कर सकता है? कौन है जो इनका निलंबन कर सकता है? संविधान के प्रद में जो प्रदत्त मूल अधिकार हैं उनका निलंबन कौन कर सकता है? कमेंट कीजिए अपना आंसर। और यहाँ पर बात कर लेते हैं मूल अधिकारों की। जो फंडामेंटल राइट हैं वह किस देश से लिए गए हैं? तो यह यूएसए से लिए गए हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, यूएसए से लिए गए हैं या अमेरिका से लिए गए हैं? ये अमेरिका से। और दोस्तों ये कितने हमारे संविधान में कहाँ पर हैं? तो ये भाग 3 में हैं। कहाँ पर हैं? भाग 3 में। और इनको कितने अनुच्छेदों में वर्गीकृत किया गया है? तो 24 अनुच्छेदों में वर्गीकृत किया गया है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं इनके? तो 12 से लेकर 35 तक इनके अनुच्छेद हैं। ये आपको याद रखना है। किस तरह के हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इस तरह के, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इनको वर्गीकृत किया गया है अनुच्छेदों के हिसाब से। तो कौन है जिसके हाथ में यह शक्ति होती है कि वह मूल अधिकारों का निलंबन कर सकता है? तो वह राष्ट्रपति हैं। कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हैं जो मूल अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। कब कब कर सकते हैं? वित्तीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय, और जो भी आपात उपबंध हैं उनमें मूल अधिकारों का निलंबन किया जाता है। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय की। तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वह 15वीं राष्ट्रपति हैं, और कौन है? वह द्रौपदी
द्रौपदी मुर्मू हैं, द्रौपदी मुर्मू। आपको ये तो याद होना चाहिए, और ये हमारे भारत देश का पहला नागरिक होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये आदिवासी महिला हैं, आदिवासी वासी महिला हैं, और ये उड़ीसा की रहने वाली हैं, उड़ीसा की। उड़ीसा की इनकी जन्मभूमि है, उड़ीसा की। यह आदिवासी महिला हैं। आदिवासी अगर कहा जाए तो ये आदिवासी राष्ट्रपति पहली हैं, और महिलाओं के क्रम में कहा जाए तो इनका जो क्रम आता है दूसरा आता है। इनसे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं, और इनके क्रम की अगर राष्ट्रपति में बात की जाए तो यह 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, आपको ये याद रखना है। तो राष्ट्रपति के हाथ में होता है कि मूल अधिकारों का निलंबन करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, अब ये साइंस से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पर। साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे उनको भी क्लियर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास में बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। हमारा उद्देश्य है कि आपको हम अच्छी से अच्छी जानकारी दें, और आपसे ये अपेक्षा है कि आप एक सीट अपनी निकालें, जिससे कि आपकी लाइफ अच्छी हो जाए, आपका भविष्य बन जाए। उसके लिए क्या करना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, और आप मेहनत अच्छे से कीजिए। तो दोस्तों यहाँ स्टार्ट करते हैं। साइंस से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु 6 मिनट है। कितनी है? 6 मिनट। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होगा? तो अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वो क्या होगा? ऑप्शंस दे रखा है। ऑप्शन ए है 0.2233 प्रति मिनट। ऑप्शन बी है 0.0286 प्रति मिनट। ऑप्शन सी है 0.1155 प्रति मिनट। ऑप्शन डी है 0.056 मिनट प्रति मिनट। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती हैं उनके अर्ध आयु 6 मिनट है। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होगा, आपको बताना है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होगा? ऑप्शन ए है सही, या ऑप्शन बी है सही, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। देखिए इसका आप आंसर तब निकाल सकते हैं जब आपको दोनों का अर्ध आयु काल और वेग स्थिरांक के जो बीच में संबंध है यदि आपको वह पता है तो आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ उसका जो फॉर्मूला है वह क्या होता है। टी हाफ इक्वल टू 0.693 बट्टे के। ये उसका फॉर्मूला होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, कि टी हाफ बराबर, यानी ये होता है अर्ध आयु काल। हाफ ये अर्ध आयु काल होता है। अर्ध आयु कितना है? 6 मिनट है। और ये कितना है? 0.693 बटे के हमारा होता है वेग स्थिरांक। तो वेग स्थिरांक हमें निकालना है, तो यहाँ टी हाफ हमारा इसके नीचे चला जाएगा, 6 का हम डिवाइड कर देंगे। तो कुल मिला के हमारा जो आंसर आएगा वह सी आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा वेग स्थिरांक हो जाएगा किसके लिए? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, जिसकी आयु क्या है? 6 मिनट है। अब मिनट हमारा नीचे जाएगा तो प्रति मिनट आ जाएगा, तो 0.1155 प्रति मिनट। आप इसमें रखिए मान, और उसके बाद सरल करके देखिए कि आता है या नहीं आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। क्या है? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है हेनरी का, ऑप्शन बी लेमार्क का, ऑप्शन सी हक्सले का, ऑप्शन डी है ट्रेविरेनस का, ट्रेविरेनस का। आपको बताना है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो फटाफट से इसका आंसर आप बता दीजिए। हेनरी का है, लेमार्क का है, हैक्सले का है, या ट्रेविरेनस का है? फटाफट इसका आंसर बताएंगे। क्या आंसर होगा? ए, बी, सी, डी? तो दोस्तों ये हक्सले ने कहा था। किसने कहा था? हक्सले ने कहा था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। किसने कहा था? हक्सले ने कहा था। ये हक्सले का कथन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, प्राचीन काल में दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती है। तो कौन से जीव की आवश्यकता होती है? प्राचीन काल से दही जमाने का जो बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया है उसमें कौन से जीव की आवश्यकता होती है? ऑप्शंस दे रखे हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। 4 ऑप्शन है, फटाफट से आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्या इसका आंसर हो जाएगा, जो दही जमाने के लिए
कौन से जीव की आवश्यकता होती है, आपको बताना है। क्या विषाणु से जमता है दही, या कवक से जमता है, या प्रोटोजोआ से जमता है, या जीवाणु से। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पर दही नहीं जमता है, लेकिन किससे जमता है तो वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह जीवाणु है। जीवाणु से ही दही जमता है। और जीवाणु वह कौन सा होता है तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है दोस्तों। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। बैसिलस जो जीवाणु होता है वह दही जमाने के काम आता है। आप अगर इसको देखेंगे अच्छी तरह से सूक्ष्मदर्शी के द्वारा तो उसमें जीवाणु बिलबिलाते हुए आपको नजर आएंगे। किसमें? दही में। तो मेरा तो ख्याल ये है कि आप ना देखें तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप देख लोगे और आपको अगर माइंड कर जाओगे तो उसको खाओगे नहीं, इस वजह से। लेकिन वो हमारे लिए पौष्टिक होते हैं। लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है उसी की सहायता से दही जमता है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है सिट्रस कैंसर है। सिट्रस कैंसर क्या है? सिट्रस कैंसर क्या है? नींबू की एक प्रजाति है, नींबू का प्रसिद्ध कीट है, नींबू का एक रोग है, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सिट्रस कैंसर क्या है। तो सिट्रस कैंसर फटाफट से कमेंट कीजिए अपना आंसर जिसको आता है। सिट्रस कैंसर नींबू की एक प्रजाति, नींबू का एक प्रसिद्ध कीट, नींबू का एक रोग, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। अब देखो यहाँ पर हर एक में नींबू आ रहा है, आप देख रहे हो। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, नींबू का एक रोग को सिट्रस के नाम से जाना जाता है। सिट्रस कैंसर जो होता है वह नींबू का रोग होता है। अब नींबू की यहाँ पर बात की गई है तो विटामिन सी, विटामिन जो सी होती है उसका प्रचुर मात्रा में ये स्रोत होता है। कौन होता है? नींबू। ये आपको याद रखना है। और विटामिन सी का जो नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से, अम्ल के नाम से इसको जाना जाता है। एसिड मीन्स दोस्तों अम्ल ही होता है, कुछ और नहीं। तो एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से इसका जाना जाता है। विटामिन सी यह खट्टे फलों में पाई जाती है, और जिसमें खट्टे फलों में नींबू भी आता है, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानी में निम्न में से एक की अधिक मात्रा में उपस्थिति ब्लू बेबी सिद्धांत होता है। पानी में निम्न में से एक की अधिक मात्रा में, यानी इनमें से कोई एक अगर आ जाता है पानी में अधिक मात्रा में, तो उसमें ब्लू बेबी सिद्धांत आ जाता है। तो कौन सा है? ऑप्शन ए है फॉस्फेट्स, ऑप्शन बी सल्फेट्स, ऑप्शन सी कार्बोनेट्स, ऑप्शन डी नाइट्रेट्स। चार ऑप्शंस दिए हैं और फटाफट से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए, ए बी सी डी जो भी आपका आंसर है। दोस्तों यदि आप मैथमेटिक्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए यहाँ पर समय समय पर चैनल पर वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं, और आप इसमें से देख सकते हैं आपके आई बटन पे देख कर के आपके कौन कौन से सेशन आपको अच्छे लगते हैं, तो वो आप जाकर आई बटन पर देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से तैयारी कराई जाती है, आप निश्चिंत रहिए, आपकी तैयारी कराना है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस हैं, पानी पानी में निम्न में से एक की अधिक मात्रा में उपस्थिति से ब्लू बेबी सिद्धांत होता है। तो कौन सा है ऐसा जिससे ब्लू बेबी सिद्धांत होता है? तो नाइट्रेट्स अगर ज़्यादा आपको मिलता है पानी के अंदर तो वह ब्लू बेबी सिद्धांत कहलाता है। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 9। 9 प्रोटॉन हैं और 10 न्यूट्रॉन हैं। कितने हैं? 10 न्यूट्रॉन हैं। 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन हैं। तो उसका द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? ऑप्शन है ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 19। चार ऑप्शन हैं। अब आपको द्रव्यमान संख्या बतानी है। क्या बताना है? एटॉमिक मास नंबर। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन है 9। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है इसलिए इसको ई पे माइनस लिख देते हैं 9। प्रोटॉनों की जो संख्या है, प्रोटॉन कितने हैं? 9। और न्यूट्रॉन जो हैं वह कितने हैं? न्यूट्रॉन है 10। तो द्रव्यमान संख्या कुल मिला के प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योगफल होती है 9 और 2 आपका हो जाएगा 19। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 19 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, तो ऋण आवेश होता है, ऋण चार्ज होता है दोस्तों। क्या होता है? ऋण चार्ज होता है।
और अगर प्रोटॉन की बात करती हैं तो इस पे प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन की अगर बात करते हैं दोस्तों तो इस पे न प्लस होता है न माइनस होता है, यानी ये उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। और जब दो तत्वों की क्रिया होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। न प्रोटॉन कहीं जाते हैं और न ही न्यूट्रॉन कहीं जाते हैं। ये आपको याद रखना है। तो द्रव्यमान संख्या अगर निकालनी है आपको तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दीजिए, आपकी द्रव्यमान संख्या निकल आएगी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है? जैसे ही आप खाना पकाते हो उसमें विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तन में किसका लेप किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं काले रंग का, ऑप्शन बी पॉलीएथिलीन का, ऑप्शन सी पॉलीस्टायरल का, ऑप्शन डी टेफ्लॉन का। चार ऑप्शन है जो खाना बनाते हैं जनरली से। लड़कियां ज़्यादा खाना बनाती हैं तो उन्हें पता होगा कि क्या होता है उसमें, जिससे कि खाना चिपकता नहीं है। तो खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है? काले रंग का किया जाता है, या पॉलीएथिलीन का, या पॉलीस्टायरिल का, या टेफ्लॉन का? फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो जो आपने देखा होगा कि न जलने वाले जो आजकल बर्तन आ रहे हैं तो वह टेफ्लॉन लगा हुआ उनमें होता है, और टेफ्लॉन की वजह से उसमें जो खाना है वह चिपकता नहीं है, जलता नहीं है उसमें, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो चिपचिपाहट रहित बर्तनों का में किस लेप होता है वह टेफ्लॉन का लेप होता है, जो काले कलर का होता है। किस कलर का? काले रंग का होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? जो इलेक्ट्रिक उत्पन्न की जाती है उसमें किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। चार ऑप्शन है, फटाफट से आंसर कमेंट करें। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, या यूरेनियम है? फटाफट से आंसर कमेंट करें। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो आपका यूज़ किया जाता है वह क्या किया जाता है? आंसर बताएं। यूरेनियम इसका करेक्ट आंसर है। जब 92U235 पर धीमी गति के न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो यह आपने सुना होगा, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो लाइट को बनाने में जो पावर हाउस होते हैं उनमें क्या होता है? यूरेनियम को जलाया जाता है और वहाँ पर बिजली को उत्पन्न किया जाता है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? तो यूरेनियम का प्रयोग होता है। किसका? यूरेनियम का। और 92U235 का ज़्यादातर प्रयोग होता है। ये आपको याद रखना है। बाकी का लोहा अगर आपका आता है तो लोहे का प्रयोग नहीं होता है, और तांबा आता है तो इसका तार बनाने में प्रयोग ज़्यादा होता है। एल्युमिनियम के भी तार बनाने में प्रयोग होते हैं, और लोहे के जो होते हैं वो पिलर होते हैं उनमें ज़्यादा यूज होता है। तो वहाँ पूछा गया है कि धातु का उपयोग कब होता है, कौन सी है? तो यूरेनियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो पौधों की जो लंबाई में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। चार ऑप्शन, फटाफट से। सोडियम अगर सही है तो सोडियम लगाएं, कैल्शियम सही है तो कैल्शियम, नाइट्रोजन सही है तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस सही है तो फॉस्फोरस। फटाफट आंसर लगाएं अपना। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, जल्दी से आंसर लगाइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सही है, सोडियम। सोडियम पौधों की लंबाई की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। सोडियम का जो सूत्र होता है, जो सिंबल होता है वो Na होता है। सोडियम का क्या होता है? Na होता है। कैल्शियम का क्या होता है? Ca होता है। नाइट्रोजन का क्या होता है? N होता है। फॉस्फोरस का क्या होता है? P होता है। यह इनके क्या हैं? ये आवर्त सारणी में दिए गए सिंबल हैं, और ये आपको याद होने चाहिए कि सोडियम ज़रूरी होता है कि नहीं होता है, कैल्शियम होता है, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? आपको बताना है। तो चांदी है, सोना है, तांबा है, जस्ता है। सोना है, चांदी है, तांबा है, जस्ता है। कौन सी धातु सबसे अधिक सुचालक है? चांदी की। सुचालक यानी कि सबसे कम उसमें रेसिस्टेंस होता है, ये आपको याद रखना है। तो सोना है या चांदी है या तांबा है या जस्ता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका चांदी हो जाएगा। चांदी में सबसे कम रेसिस्टेंस होता है और वह विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है, सुचालक होती है। सोना एक ऐसी चीज़ है कि इसको हम बहुत ज़्यादा उसको एक्सपेंस कर सकते हैं धातु को, और चांदी हमारी विद्युत की सुचालक होती है, अच्छी सुचालक होती है। इसके नीचे आती है तांबा, और ये आपको याद रखना है कि सबसे अच्छा सुचालक कौन है, तो चांदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो रक्त में पाई जाने वाली कौन कौन सी धातु होती हैं, ये यहाँ पर एक ऑप्शन आपको बताना है कौन सा है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कैल्शियम है, जिंक है, सोडियम है, लोहा है। यहाँ यहाँ देखिए, लोहा आ गया, और ये आपको पता है कि लोहा ही होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लोहा। लोहा रक्त में पाई जाने वाली धातु है, और इसको आयरन भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? आयरन भी कहते हैं। लोहे को आयरन भी कहते हैं। लोहे के अतिरिक्त तो कॉपर भी पाया जाता है, कॉपर भी ब्लड में पाया जाता है। सोडियम भी पाया जाता है, सोडियम। और इसके अतिरिक्त पोटेशियम भी पाया जाता है ब्लड में, पोटेशियम पोटेशियम भी पाया जाता है, और जिंक भी पाया जाता है। आप ब्लड में देखिए क्या क्या पाया जाता है, पोटेशियम हो गया, जिंक हो गया, और मैग्नीशियम यानी Mg भी पाया जाता है आयरन के अतिरिक्त। तो और भी काफ़ी तत्व होते हैं जो रक्त में हमारे पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? लोहा, आयरन, जिसको आयरन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की और सबसे भारी धातु है? कौन सी सबसे पहले होगी सबसे हल्की, उसके बाद में सबसे भारी? कौन सी धातु ऐसी है जो सबसे पहले हल्की आएगी और सबसे बाद में भारी आएगी? तो लिथियम और पारा, लिथियम और ऑस्मियम, एल्युमिनियम और ओमियम, और एल्युमिनियम एवं पारा। तो चार ऑप्शन है, फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए कि कौन सी धातु सबसे हल्की है और कौन सी धातु सबसे भारी है। आप फटाफट आंसर बताएंगे। ए ऑप्शन सही है, या बी ऑप्शन सही है, या सी ऑप्शन सही है, या डी ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से आंसर बताइए अपना, क्या आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें जो लिथियम और ऑस्मियम जो धातुएं हैं, वह लिथियम सबसे हल्की धातु है और ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। अब बात करते हैं यहाँ पर लिथियम की। तो देखिए, आपने देखा होगा कि यदि आप सेल फोन ओब्वियसली चलाते हैं, कोई भी सही, या आपका एप्पल का सही या एंड्रॉयड सही, तो या फिर आपका कीपैड वाला सही, तो जो आपकी जो बैटरी होती हैं वो लिथियम बैटरियां होती हैं। ये लिथियम बैटरियों की क्या खासियत होती है? ये रिचार्जेबल बैटरी होती हैं, इनको रिचार्ज किया जा सकता है, यानी कि दोबारा से चार्ज किया जा सकता है। लिथियम से बनने वाली बैटरी हैं रिचार्जेबल बैटरी, फ़ोन के लिए बनती हैं, लैपटॉप के लिए बनती हैं, डिजिटल कैमरा के लिए बनती हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं उनमें भी लिथियम बैटरी का यूज़ किया जाता है। अब बात कर लेते हैं ऑस्मियम की। तो ऑस्मियम में का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो बॉल पेन में होता है। जो बॉल पेन होता है उसकी टिप जो होती है, नुक जिसे बोलते हैं, उसमें होता है। फाउंटेन पेन की टिप में होता है। और ये इलेक्ट्रिक जो विद्युत संपर्क होता है उसमें भी होता है। रिकॉर्ड प्लेयर की जो सुई होती है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है ऑस्मियम का। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? आपको फटाफट बताना है कौन सा यौगिक है। स्टील है, पीतल है, रेत है, या हीरा है? चार में से आपको फटाफट आंसर बताना है। यौगिक, यौगिक बताना है आपको कि कौन सा यौगिक है। तो स्टील एक धातु हो गई, पीतल धातु हो गई, हीरा है आपका, और रेत यहाँ पर जो है आपका यौगिक है। क्या है? रेत यौगिक है। तो करेक्ट आंसर आपका रेत हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इस सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, लोहे की कमी से, या जस्ते की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? तो आप बताएंगे आंसर, तब तक हम जान लेते हैं कि एनीमिया रोग के लक्षण होते हैं वह क्या होते हैं। तो एनीमिया रोग के जो लक्षण होते हैं, सबसे पहले थकान आता है। क्या आता है? थकान। उसके बाद में कमजोरी महसूस होना, कमजोरी महसूस होना। और तीसरा आता है
एनीमिया की यहाँ पर बात आ रही है। हल्की पीली त्वचा हो जाती है, क्या हो जाता है, हल्की पीली त्वचा हो जाती है, पीली त्वचा हो जाती है, और सांस लेने में कठिनाई होती है, चक्कर आते हैं, क्या होता है, चक्कर आना, और अनियमित दिल का धड़कना, क्या, अनियमित दिल का धड़कना। देखिए एनीमिया मतलब खून की कमी, आपको ये सिंपल ही जान लेना चाहिए। एनीमिया मतलब खून की कमी, खून की कमी होते ही समझ लीजिए कि एनीमिया हो चुका है। तो उसमें थकान, कमजोरी, हल्की पीली आंखें हो जाती हैं, और त्वचा भी हल्की पीली हो जाती है, चक्कर आते हैं, जी मचलाता है, दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है, छाती में भी दर्द होता है। तो वह किसकी कमी से होता है, ये आपको बताना है। तो ये लोहे की कमी से, आयरन की कमी से होता है। अगर इसकी कमी को पूरा करना है तो आपको क्या करना होगा, जिन पत्तियों में, हरी पत्तीदार जो सब्जियां होती हैं उनमें आयरन ज़्यादा होता है, सेब में आयरन ज़्यादा होता है, उनको नियमित रूप से आप खाइए, आयरन की कमी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आपको जो एनीमिया हो रखा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप खाने पे डिपेंड रहो, अगर एनीमिया हो गया है तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आलू किस कुल से संबंधित है। तो आलू जो है किस कुल से संबंधित है, बताएंगे फटाफट से आंसर। सोलेनेसी से, कंपोजिटी से, ग्रेमिनी से, या क्रूसीफेरी से। तो आलू किस कुल का है, इसकी जो फैमिली है वह क्या है, आप बताएंगे। आलू, अब बात कर लेते हैं आलू की। तो आलू में क्या क्या होता है दोस्तों, तो आलू में फाइबर होता है, ये आपको याद करना है कि आलू में फाइबर होता है, जिंक होता है, क्या होता है, जिंक होता है, आयरन भी होता है, क्या होता है, आयरन, और कैल्शियम भी होता है, जिसको सीए बोलते हैं। और दोस्तों इसके जो फायदे क्या हैं, फायदे देखिए, तो इससे अगर आलू आप खाते हो तो इससे पाचन बेहतर होता है। ऐसा नहीं कीजिएगा कि आपने अगर ज़्यादा खा लिया कि भाई मुझे पाचन सही करना है, अब तो मुझे आलू खाना चाहिए, तो आपने अगर आलू ज़्यादा खा लिए, या फिर अरे आलू की टिक्कियाँ खा लेते हैं तो पाचन और बिगड़ जाएगा। तो पाचन आलू खाने से, आलू को तरीके से ही खाओगे तो पाचन सही रहेगा। तो आलू से पाचन बेहतर होता है, और हड्डियों को मजबूत बनाता है, क्या करता है, ये हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, एकदम स्ट्रांग बना देगा। कौन, आलू, अगर आप समय समय पर खाते रहेंगे तो। तो आलू किस कुल का है ये आपको बताना है। तो सोलेनेसी कुल का है आलू, किस कुल का है, सोलेनेसी। और आलू, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बता रहा हूं, आलू क्या है, क्वेश्चन आता है, आलू क्या है, क्या है। तो आलू, क्वेश्चन आता है कि आलू क्या है, तो आलू जड़ है, या तना है, या पत्ती है, या फल है, ये आपको बताना है। तो इसमें आलू आपका हमेशा तना में रहता है, किस में रहता है, तना में रहता है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो गाइज ये थे क्वेश्चंस, जो 25 क्वेश्चन थे, कितने थे, 25, जिसमें 10 सम्मिलित थे जीएस के और 15 सम्मिलित थे साइंस के। कैसा लगा सेशन, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास में बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन भूलिएगा नहीं, शाम को 7 बजे प्रतिदिन, संडे का टाइम छोड़कर यह प्रतिदिन आपका सेशन रहता है, ज़रूर शामिल हों इस सेशन में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।